अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और रीजन की पॉलिटिक्स को और ग्लोबल पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। और इस टॉपिक को जिसका आप देख सकते हैं, इंडो चाइना यूएस टग ऑफ वॉर। तो इसमें हमें देखें कि इंडो चाइना और यूएस क्यों इतने फियर्स कंपटीशन में जो है लगे हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है बैकग्राउंड, इसका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चाइनीज प्रीमियर हैं माओ तंग, आपने सबने नाम उनका सुना होगा। उनकी बड़ी एक मशहूर कोटेशन है कि वी विल नॉट अटैक अनलेस वी आर अटैक्ड, बट इफ वी आर अटैक्ड वी विल सर्टेनली काउंटर अटैक। तो हमने देखा है कि हिस्टोरिकली जो चाइना था वो उसकी नॉन एग्रेशन की पॉलिसी रही है, लेकिन अब उसकी पॉलिसी हम देखते हैं कि बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी होगी, फॉरेन पॉलिसी उसकी बहुत एग्रेसिव हो गई है। तो क्यों हुई है? इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई बैकग्राउंड रीजन है। वो आज बैकग्राउंड रीजन हम देखते हैं। इसमें हमने सबसे पहले पॉइंट देखें कि इंडो चाइना यूएस क्यों इंडल्ज इन फियर्स कंपटीशन। इसमें दो दो आप इसको बाइफरकेट करें। एक एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस हैं जिसमें चाइना और यूएस आते हैं और जो लार्जर स्पेक्ट्रम पे हैं, और एक जो रीजन की फोर्सेस हैं जिसमें चाइना और इंडिया और समहाउ पाकिस्तान भी उसके अंदर आता है। तो इनका ये बैकग्राउंड डिस्कशन है कि देखें, यूएस ने इंडिया को एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया टू कंटेन चाइना। वहां से चाइना एक गुस्से की कैफियत में आ गया, क्योंकि उसने देखा कि अब मुझे यूएस जो है इंडिया को यूज करके मुझे कंटेन करेगा। तो नेचुरली जो चाइना का जो स्टांस, जो उसका उसने एक्शन लेना था, वो इंडिया को कंटेन करने के लिए लेना था, क्योंकि जिस तरह न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो चाइना का हम देखते हैं कि रिएक्शन जो है वो इस बेस के ऊपर है कि यूएस ने उसको इंडिया को एज अ काउंटर वेट बनाया। दूसरी बात इसमें अगर आ जाती है कि हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको पता होगा कि 1962 में चाइना और इंडिया की एक बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर इंडिया को बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई थी। उसमें क्या हुआ था? उसमें यह हुआ था कि जो चाइनीज प्रीमियर था चोएन लाई, उसने इंडिया के प्रीमियर को कहा कि हम निगोशिएट करते हैं बायलैटरली, एक पीसफुल तरीके से। तो लेकिन इंडिया ने क्या किया, बजाय इसके कि पीसफुल तरीके से अपने जो डिस्प्यूट्स थे उनको हल किया जाता, उसने दलाई लामा, जो ताइवान के अंदर जो एक चाइना के एंटी चाइनीज जो गवर्नमेंट के जो स्टांस रखता था, उसको उसने असाइलम दे दिया। और साथ ही साथ उसे 70,000 उसके ट्रूप्स जो सोल्जर्स लड़ रहे थे चाइना के खिलाफ, उनको असाइलम दे दिया। वहां से चीजें ज्यादा एग्रीवेट हो गई और वो इन दी हैंड क्या हुआ कि 1962 की वॉर हो गई और इंडिया को शिकस्त हो गई। तीसरी बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, किंग डायनेस्टी से लेके वो दूसरी किंग क्यू आई एन जी वाला है, उस डायनेस्टी से लेके हम देखते हैं कि चाइना की जितनी भी डायनेस्टीज आई हैं, उसमें उस सेंचुरी में उसको बड़ी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था। ओपियम वॉर्स हुई, उसके अंदर चाइना को शिकस्त हो गई। उसमें क्या हुआ, चाइना, यूके ने, ब्रिटेन ने क्योंकि वहां पे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो 1947 से पहले पहले जो ब्रिटिश राज था, उसके अंदर चाइना के साथ उन्होंने ट्रेड करने की कोशिश में वो ओपियम लेके जाते थे, स्मगल करते थे। और वहां पे चाइनीज गवर्नमेंट को जब पता चला तो एक सिचुएशन बड़ी खराब हो गई, फिर वॉर हुई और चाइना को शिकस्त होगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो शिकस्त होने के बाद उन्होंने हांगकांग के ऊपर कब्जा कर लिया और उनसे जो चाइना का पार्ट था हांगकांग, उससे अलहदा हो गया। उसके बाद इटालियन फोर्सेज आई, मुख्तलिफ फोर्सेज जो आती गई और चाइना के साथ लड़ती रही और चाइना को शिकस्त का सामना ही होता रहा। तो ये हम देखते हैं कि उनकी एक बड़ी ह्यूमिलिएशन की सेंचुरी थी, जिसको वो कहते हैं। तो अब उनका जो है डेवलपमेंट का फेज आ रहा है। उनकी जो है हम देखते हैं कि चाइनीज राइज हमें इसीलिए नजर आता है क्योंकि चाइना के अंदर एक वो जो ह्यूमिलिएशन का वो जो एक एलिमेंट था कि हमने उसको अब अपना उसको चेंज करना है। तो हम उसका जो राइज है, इसके पीछे एक ये भी कंडीशन, एक ये भी रीजन है। चौथी बात जो है वो कि इंडिया ने उसने अपने आप को रीजनल हेजिमोन बनाने के लिए उसने क्या किया, एक समझा उसने कि मैं बड़ा रीजन का बहुत बड़ा हेजिमोन। तो उसने आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक कर दिया। अब जब इस 370 और 35A को रिवोक करने से क्या हुआ, सबसे पहली चीज तो ये हुई कि उसने जो जम्मू एंड कश्मीर, ये JNK, जम्मू एंड कश्मीर और ये लद्दाख को उसने यूनियन टेरिटरी में कर लिया, शामिल कर लिया। JNK का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया। इससे क्या हुआ, लद्दाख के साथ जो है अक्साई चीन लगता है। अक्साई चीन चाइना का अपना पार्ट समझता है। तो चाइना ने कहा कि यार अगर ये लद्दाख को वो यूनियन टेरिटरी बना रहे तो इसका अगला टारगेट अक्साई चीन हो सकता है। इसी तरह उसने जब जम्मू एंड कश्मीर को, आपको पता है कि CPEC गिलगित बल्तिस्तान से गुजर रहा है, तो चाइना ने ये भी समझा कि यार अगर इसने JNK को भी यहाँ पे इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना लिया है, तो एक तो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए था कि हाइड्रोपॉलिटिक्स चलेगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और CPEC के ऊपर जो है वो इंडिया जो है क्लेमेंट बन जाएगा।
तो ये दो रीजंस की वजह से भी चाइना और इंडिया का आपस में बड़ा तनाव पैदा हुआ। अब अगली बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक मैप नजर आ रहा है। ये मैप है आपका, ये देखें, ये गिलगित बल्तिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान को आपको पता है कि पाकिस्तान का हिस्सा है। अब दूसरा, ये जो इलाका है, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था 1963 में, जिसके ऊपर इंडिया बड़ा शोर करता है। तीसरी बात ये कि ये देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर था, जो मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बताया, और ये लद्दाख का एरिया। लद्दाख का एरिया जो बॉर्डर करता है वो अक्साई चीन को करता है। अब मसला कहाँ पे आ रहा है? अब मसला आपने सुना होगा कि गलवान वैली का आ रहा है, हॉट स्प्रिंग का आ रहा है, दौलत बे गोल्डी का आ रहा है, पैंगयोंग लेक का आ रहा है, हॉट स्प्रिंग का आ रहा है। इन 4-5 इलाकों पे ऊपर जो मसला आ रहा है वो क्यों आ रहा है? देखिए, लद्दाख को इंडिया ने जो है वो अपना पार्ट बना लिया, वो यूनियन टेरिटरी बना लिया है। तो चाइना कहता है कि इस इलाके को जहां जहां पे उसकी फोर्सेस ने इंट्रूड किया है, इसको जो है एक बफर जोन क्रिएट कर दिया जाए। बफर जोन उसने इसलिए इंडिया की टेरिटरी के अंदर बनाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर वो ना बनाता तो बफर जोन फिर चाइना की टेरिटरी के अंदर बनने थे। तो उससे बेहतर है उन्होंने प्रीएम्प्ट किया, और प्रीएम्प्ट करने के बाद उसने ये गलवान वैली को एक बफर जोन क्रिएट कर दिया, हॉट स्प्रिंग को बफर जोन कर दिया, पैंगोंग लेक को। और ये बड़े स्ट्रेटेजिक लिहाज से इनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो था यहाँ पे एयरशिप्स बना रहा था, रोड्स बना रहा था, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा था। वो क्यों कर रहा था? वो इसलिए कर रहा था कि अगर इन द नियर फ्यूचर हमारा चाइना के साथ कोई मसला बनता है तो हमारे पास यहाँ पे बड़े एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जहां से हम अपने फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकें। तो ये हम देखते हैं कि ये जो मसला चल रहा है गलवान वैली का, हॉट स्प्रिंग का, ये इस वजह से है। दूसरा ये देखेंगे, ये सियाचिन का पाकिस्तान के साथ यहाँ तक मसला था कि इंडिया के जो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जो 1984 में मसला हुआ, और यहाँ से गलवान वैली का मसला आ रहा है, तो इंडिया ये भी देख रहा है कि अगर चाइना यहाँ पे आके क्लेम करता है तो यहाँ से उनके हाथ से सियाचिन ग्लेशियर भी जा सकता है। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा और बड़ी कम्प्लेक्स सी जियो स्ट्रेटेजिक वो पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रही है इस रीजन में। दूसरी चीज पे हम आते हैं, ये आपको नजर आ रहा है इंडिया और चाइना का बॉर्डर। अब ये जो है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना इसको अपना क्लेम करता है कि ये मेरा पार्ट है। अब यहाँ पे आपको देखिए, ये भूटान एक लैंडलॉक स्टेट है, ये नेपाल है, और ये बांग्लादेश है। इन दोनों के दरमियान एक बड़ी नैरो सी स्ट्रिप है। इस नैरो सी स्ट्रिप को कहते हैं चिकन नेक। ये चिकन नेक क्यों कहते हैं? कि चिकन नेक की तरह बड़ी बारीक सी और बड़ी पतली सी एक स्ट्रिप है, कि जहां से इंडिया का जो है, ये मेन लैंड इंडिया जो है, इसका जहां से कनेक्शन है दूसरी जो उसकी 7-8 स्टेट्स हैं, जिसमें असम आ रहा है, जिसमें नागालैंड आता है, मणिपुर आती है। ये 7-8 स्टेट्स जो हैं जहाँ पे जो इंडियन स्टेट्स हैं, और जहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। तो इंडिया के लिए बड़ी ये बोन ऑफ कंटेंशन है कि अगर चाइना जो है इन नियर फ्यूचर इस चिकन नेक को जो है ब्लॉकेड इसका कर देता है, तो उसका तो इसके साथ मेनलैंड इंडिया का दूसरी अपनी स्टेट्स के साथ तो बिल्कुल कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? और जबकि चाइना क्लेम कर रहा है कि उसका अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो है वो उसकी टेरिटरी है। तो यहाँ पे भी हम आपको नजर आए कि एक पॉलिटिक्स, बड़ी गंभीर सी पॉलिटिक्स चल रही है। तो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। रीसेंट डेवलपमेंट्स में आप सबसे पहले आ जाएं, आप इंडिया और चाइना की जो डीएस्केलेशन टॉक्स हुई हैं, डीएस्केलेशन टॉक्स होगी। चाइना ने कह दिया कि भाई हम यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये आप मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमारी जो सोल्जर्स, ट्रूप्स जो डिप्लॉयमेंट थी वो कहाँ तक आ चुकी थी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे 91 में पाकिस्तान को इंडिया ने कहा था कि हमारी जो ट्रूप्स की जो लोकेशन है वो आप मिनट्स ऑफ मीटिंग में शो करेंगे। तो डीएस्केलेशन टॉक्स हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी लेके चल रहा है इंडिया। उसने 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। तो हम देखते हैं कि अभी इनका क्या, अभी क्योंकि डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो अभी इनका फ्यूचर क्या होगा इन नियर फ्यूचर, वो हमें देखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि यूएस और चाइना जो है एक रियलिज्म, साउथ चाइना सी के अंदर बड़े फियर्स कंपटीशन में लगे हुए हैं। साउथ चाइना सी के अंदर जो अमेरिका, देखें यहाँ पे लिबरलिज्म और रियलिज्म का बड़ा एक, ये दो थेरीज हैं यार, की बड़ा इसकी डिबेट चलती है कि लिबरलिज्म लगती है कि रियलिज्म लगती है। तो जैसे रियलिज्म पर्सपेक्टिव से थ्यूसिडाइड स्टेप हम कह सकते हैं कि इसको, कि दोनों जो है कि थ्यूसिडाइड स्टेप के अंदर वो एनगल्फ हो गए हैं। वो क्या है कि जब यूएस ने देखा कि चाइना जो है एक उभरती हुई मईशत है, उसकी जो यूनिलैटरलिज्म जो उसकी हेजमनी थी वो अब चाइना उसको चैलेंज कर रहा है, तो अब उसको कंटेन करने के लिए उसने जो है जो रीजनल उसका जो चाइना का डोमिनेशन है उसको खत्म करने के लिए वो साउथ चाइना सी के अंदर उसने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दिए हैं। और इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स का पर्पस क्या है कि वहां पे, क्योंकि चाइना अपनी 9 डैश लाइन
जो साउथ चाइना सी के अंदर उसकी है, वो कहता है कि ये मेरा एरिया है। तो यहाँ पे उसने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दिए, वहां पे जाकर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस वो अपने कंडक्ट करवा रहा है, ताकि ये एक इंप्रेशन दिया जाए दुनिया को कि ये चाइना का पार्ट नहीं है। और इस वजह से वो दुनिया अपने जो चाइनीज नेबर्स हैं उसके साथ वो बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स भी कर रहा है और मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स कर रहा है ताकि उनको काउंटरवेट चाइना बनाया जाए। तीसरी चीज इसमें आती है क्वाड अलायंस। क्वाड अलायंस में क्या क्या है, तो इसकी कंपोजिशन इस तरह है कि यूएस है, इसमें इंडिया है, इसमें न्यूजीलैंड है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। इन चार का मकसद क्या है कि चाइनीज की बढ़ती हुई नेवल पावर को कंटेन करना। इस मकसद के लिए वो बे ऑफ बंगाल में अपनी जो है वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके साथ साथ बिल्कुल ये उसको कंटेन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमें इसकी तरफ से कोई, इस अलायंस की तरफ से कोई इस तरह की कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आई जिसके इंडिया के हक में, जिसमें चाइना को एक एक्सपेंशनिज्म की तरफ जाता हुआ शो किया जाए। वो इस तरह की हमें कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आई। दूसरी चीज इसमें यह है कि फाइव आइज में इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। इनका ये है पर्पस कि फाइव आइज इन्होंने इसलिए बनाई है कि चाइना के खिलाफ जो भी है, इनका जो कॉमन एनिमी है उसके खिलाफ अगर कोई भी इनको स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो आपस में ये उसको आपस में इसको कर सकें, ताकि तो वो एक बड़ा कॉमन जो इनका एनिमी है उसके खिलाफ एक कलेक्टिव एफर्ट के वो कलेक्टिव एक्शन लिया जा सके। चौथी चीज इसमें यह है कि इंडिया जो है, अब हम देखते हैं कि आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, जिसको वो देखें पाकिस्तान को उसने आइसोलेशन की तरफ लेके जाने की कोशिश बहुत की है, लेकिन हमने देखें कि टिट फॉर टैट की एक हमें नजर आ रहा है कि अब इंडिया जो है आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। यूएस की सारी जो इन्वेस्टमेंट थी जो उसने इंडिया के ऊपर लगाई टू काउंटर चाइना, टू कंटेन चाइना, अब हम देख रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं हुआ। नेपाल ने भी इंडिया को दुत्कार दिया है, जो उनका काला पानी का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसके ऊपर। भूटान ने उनका पानी बंद कर दिया, नेपाल ने अपने वो मैप्स उसको रिड्रॉ कर लिया है। श्रीलंका जो तमिल इंसर्जेंसी थी उसके खिलाफ, उसके ऊपर जो बड़ा नाराज था, उससे अब चाइना उसका टिल्ट हो गया, चाइना की तरफ हम बतूता पॉट भी चली गई है उनकी। और इस तरह हम देखते हैं कि जितने भी चाइनीज के नेबर्स थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि इंडिया अपनी हेजेमनी क्रिएट करना चाह रहा था, वो अब चाइना की तरफ जा रहे हैं। चौथी चीज इसमें यह है कि बड़ी रीसेंट डेवलपमेंट है कि ईरान ने इंडिया को किक आउट कर दिया है चाबहार पोर्ट के एग्रीमेंट से, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने जो हमें फंडिंग करनी थी उसके अंदर आपने डिले कर दी है। तो इससे हमें देखें कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा, चाइना और पाकिस्तान होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि चाबहार, हम समझ रहे थे कि चाबहार जो है वो एक अल्टरनेटिव है गवादर पोर्ट का। तो अब जब गवादर पोर्ट के, चाबहार पोर्ट के ऊपर इंडिया ही नहीं है, जो इन दोनों का कॉमन, पाकिस्तान चाइना का कॉमन एनिमी है, तो अब चाबहार चाइना ने उसको ले लिया आके $400 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है नेक्स्ट 25 ईयर्स में, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट वो इन्वेस्टमेंट है। तो हम देखेंगे चाबहार कोई एज अ थ्रेट नहीं रहेगा गवादर पोर्ट के लिए। नेक्स्ट इसमें हम आ जाते हैं कि अब एक्चुअल हो क्या रहा है, इसको मैं जरा थोड़ा स्पीड अप करूंगा कि यूएस और इंडिया जो है, जैसे मैं थोड़ा पहले बता भी चुका हूं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, आइसोलेट करना था उन्होंने चाइना को, ताकि जो है यूएस का जो डोमिनेंट रोल जो है पूरी दुनिया में, यूनिलैटरल और हेजेमोन, एज अ हेजेमोन उसका जो रोल है वो बरकरार रहे और चाइना जो है एज अ ग्लोबल पावर इमर्ज ना हो। दूसरा हम कहते हैं, अगर देखें हम ये सारी चीजें तो देख ली कि इंडिया बड़ी मार खा रहा है और उसका इंडिया चाइना के साथ बड़ा टसल चल रही है, लेकिन इस पूरी स्टोरी की एक दूसरी साइड भी है, उसको भी आपको देखने की जरूरत है कि इंडिया चाह रहा है कि यार देखो, मुझे अब इंडिया को वो अच्छी तरह उसको पता है कि यार उसका गुजारा नहीं है चाइना के बगैर, क्योंकि चाइना की इंडिया की इकोनॉमी के अंदर चाइनीज की इन्फिल्ट्रेशन इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है कि अगर वो उसके साथ, अब चाइना के साथ जंग की तरफ जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान चाइना का नहीं होगा, वो इंडिया का अपना होगा। इसलिए उसने अब आप देखते हैं कि डी एस्केलेशन जो उसकी टॉक्स हुई है, उसके बाद जाके मोदी की ये आई है, एक न्यूज आई है उसकी, कि उसने कहा कि एरा ऑफ ऑक्यूपेशन एंड एक्सपेंशनिज्म इज ओवर, एरा ऑफ डेवलपमेंट इज हियर। अब इंडिया ये भी हो सकता है ये सोच रहा हो कि यार मुझे मेरा डेवलपमेंट किसके साथ है, नेबर्स के साथ, और नेबर्स में भी वो नेबर जिसके साथ उसकी ऑलमोस्ट $90 बिलियन की एनुअल ट्रेड है, तो क्यों ना उसके साथ बजाय इसके कि वॉर की तरफ जाए, उसके साथ बायलैटरल ट्रेड के अंदर रहे, तो जाके डेवलपमेंट हो, क्योंकि हर मुल्क जो है अपना इंटरेस्ट पहले देखता है। तो अब इंडिया हो सकता है ये भी सोच रहा हो कि मैं चाइना के साथ
अमेरिका को नाराज किए बगैर जो है चाइना के साथ अपने डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे लेके चलूं ताकि डेवलपमेंट यहाँ पे हो सके। और एक और चीज हम इसको इस पूरे होल सिनेरियो में बड़ी पिक्चर में हम देखें तो पाकिस्तान जो है एक बड़ा की प्लेयर जो है बन के उभरा है, क्योंकि पाकिस्तान अब हर जगह रेलेवेंट नजर आएगा आपको। उसकी इररेलेवेंट जो पोजीशन आज से 5-6 साल पहले हुआ करती थी वो अब आपको नजर नहीं आएगी। अब हर जगह आपको अफगानिस्तान के इशू में पाकिस्तान नजर आएगा, ईरान के इशू में पाकिस्तान नजर आएगा, ईरान सऊदीया के, चाइना के साथ, इंडिया के साथ, हर जगह इंडियन ओशन में, हर जगह पर्शियन गल्फ में, हर जगह आपको पाकिस्तान नजर आएगा। उसका एक फैक्टर सी पैक भी हो सकता है। दूसरा हम देखते हैं कि देखें हम जिस तरह पहले बात हो चुकी है साउथ चाइना सी में और इंडो एशिया पैसिफिक की जो पॉलिसी थी अमेरिका की, वो अब हमें कोल्ड वॉर रिडक्स का नजर आ रहा है कि कोल्ड वॉर रिडक्स हो रही है। जिस तरह 1940 से 1990s तक सोवियत यूनियन और अमेरिका एक दूसरे के साथ लड़ते रहे हैं कोल्ड वॉर में, तो अब हमें नजर आ रहा है कि अब जो है एक अमेरिका का जो अलाय है, सॉरी एनिमी है, वो चाइना है। तो हमें नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वैसी ही बिल्कुल जो है एक कोल्ड वॉर का हमें एक रीइमर्जेंस या उसका रिवीजन नजर आ सकती है, उसका एक कोल्ड वॉर 2, हाँ अब इसको 2.0 भी कह सकते हैं, कि हमें कोल्ड वॉर नजर आ सकती है। तीसरी चीज इसमें अब हम इम्प्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। इम्प्लीकेशंस में देखें 1930s में एक ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन आया जिसने पूरी दुनिया को एक हिला के रख दिया। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 भी उसी की वजह से एक उसकी रीजन थी। इसी तरह हम देख सकते हैं कि अब जिस तरह 2 बड़ी इकोनॉमीज या 3-4 बड़ी इकोनॉमीज आपस में लड़ेंगी तो दुनिया के ऊपर आप उसका क्या इम्पैक्ट होगा, यू कैन वेल इमेजिन। वो एक अलग से कोविड भी आ चुका हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। और अगर ये दोबारा से बड़ी दुनिया की बड़ी मईशतें आपस में लड़ती हैं तो एक आपको इकोनॉमिक रिसेशन आप इसको समझे कि आ सकता है। अब आखिरी बात इसमें कि वर्ल्ड वॉर 3 बिल्कुल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। देखें कश्मीर जो है एक वाहिद दुनिया का ऐसा पॉइंट है जहां पे 3 न्यूक्लियर फोर्सेज हैं। एक साइड से इंडिया है, एक साइड पे पाकिस्तान है, एक साइड पे चाइना है, और तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। अगर इस एरिया के ऊपर इनकी लड़ाई होती है तो यहाँ से न्यूक्लियर वॉर ट्रिगर होने का बहुत बड़ा खदशा है। और यहाँ से अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर विंटर इज एवर प्रेजेंट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच गाइस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ उमर मुख्तार। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है ये जितना मज़े का है उतना ही एक वास्ट टॉपिक है, एक एक्सपेंसिव टॉपिक है, और इसका हर एक पॉइंट एक डिटेल्ड डिस्कशन मांगता है। एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड बी टीचिंग इन माय क्लास। थैंक यू वेरी मच।